और इन लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे। इक्वेशंस हम पहले ही देख चुके हैं इनकी, मोस्टली जो हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन देखी थी ना व्हेन वी वर स्टडीइंग मोशन इन 1D, स्ट्रेट लाइन में जब हम मोशन पढ़ रहे थे तो हम 3 इक्वेशन देखी थी हमने वहां पे। क्या थी? द फर्स्ट वन वाज v इज इक्वल टू u प्लस at, u plus at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ut at plus स्क्वायर half at square, और half v at स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये 3 इक्वेशन, ये सारी इक्वेशन बेटा जब हमने देखी थी तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हम सोल्व कर चुके हैं। तीनों लॉज ऑफ मोशन थे सारे के सारे इनमें इनबिल्ट है, लेकिन फिर भी अब हम इनको डिटेल में देखते हैं, इनके रिलेटेड इक्वेशंस को देखते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ हमारा बच गया, और फिर उनके रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं जैसे हमें क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम लोग ट्राई करेंगे इसी तरीके से इनको सोल्व करने की। फोन कहाँ है? यस सर। तो चलो अब लॉज ऑफ मोशन में पहले, बिफोर डिस्कसिंग एनी फर्दर, हम इससे में आगे बढ़ने से पहले एक बार फोर्स को रिविजिट कर ले कि फोर्स क्या है। क्यों? क्योंकि अब तक जब हम पढ़ रहे थे मैकेनिक्स में तो हम केवल और केवल चिंतित थे मोशन पैरामीटर्स के बारे में, जो वो इक्वेशंस थी एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वी स्क्वायर, उनमें केवल मोशन पैरामीटर था फोर्स के अलावा। क्यों? क्योंकि हमने डिफाइन किया था जब व्हेन वी स्टार्टेड फिजिक्स, तो हमने लिखा था कि अगर हम केवल और केवल चेंजेस या उनके प्रभाव मतलब इफेक्ट्स ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे तो उसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। और जब हम उसके कोज के बारे में भी एनालिसिस करने लगे, यानी कि मोशन हुआ लेकिन किसकी वजह से हुआ, तो हम डायनेमिक्स की बात करते। तो अब हमारा डायनेमिक्स स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे, यानी कि हम फोर्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे बस डिफरेंस यही है कि व्हेन वी वर स्टडिंग दोज 3 इक्वेशंस तो वहां पे हमें फोर्स नहीं पता था कुछ भी, हमें सिर्फ वेलोसिटीज पता थी। देखो चाहे लिख के देख लो जिनको डाउट हो रहा हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, यहाँ कहीं फोर्स नहीं आया। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यहाँ भी कोई फोर्स नहीं आया। और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यहाँ भी कोई फोर्स नहीं आया। तो उस टाइम हम सिर्फ फोर्स से होने वाले प्रभावों के बारे में चिंतित थे, यानी वी वर ओनली इंटरेस्टेड इन द इफेक्ट्स ऑफ मोशन। अब अगर हम कोज के बारे में भी कि यार मोशन तो हुआ बट किसकी वजह से हुआ, तो अगर उसके बारे में भी हम अपना एनालिसिस करते हैं तो उसको बोलते हैं डायनेमिक्स। तो अब हमारा डायनेमिक्स स्टार्ट हो गया, और डायनेमिक्स में जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है वो क्या है? फोर्स। भाई फोर्स ही तो है जो मोशन कराता है। तो पहले हम फोर्स के बारे में जान ले कि व्हाट इज फोर्स। तो देखो फोर्स क्या क्या कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट के साथ। इट इज रेफर टू एज पुश और पुल, यानी कि या तो आप पुश करोगे, फोर्स अप्लाई करने के लिए आइदर यू हैव टू पुश समथिंग, या तो धक्का मारना पड़ेगा या पकड़ के खींचना पड़ेगा। तो दीज आर द ओनली 2 पॉसिबिलिटीज टू अप्लाई द फोर्स, आइदर यू हैव टू पुश समथिंग और यू हैव टू पुल समथिंग। तो ये दोनों ही चीजें पॉसिबल है। अब फोर्स क्या क्या कर सकता है? इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट टू मोशन, यानी रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है। आराम से ऑब्जेक्ट था, मैंने पुश किया, मूव कर गया। ठीक है, चलता हुआ ऑब्जेक्ट था, मैंने ऐसे रोका, रुक गया। तो ये भी फोर्स से पॉसिबल है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे कि मान लो मोशन में तो था एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, उसको और थोड़ा धक्का दे दिया तो वो एक्सेलरेट करके उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी ऑफ फोर्स। कोई स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, ऐसे जा रहा है सीधी रेखा में, मैंने पकड़ के ऐसे मोड़ दिया, तो आई हैव चेंज द ट्रैजेक्टरी, हमने उसका पाथ बदल दिया विद द हेल्प ऑफ फोर्स। तो दैट इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी। तो अगर ये सब कोई ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी मदद से हम ये सब कर पाए तो उसी को बोलते हैं फोर्स। ठीक है, फिजिक्स में हमारी लैंग्वेज क्लियर होगी कि ये चीज है फोर्स। अब हम फोर्स का वैसे हम सबको पता है, हम डे टू डे लाइफ में एवरीडे वी सी फोर्स, फोर्स का एप्लीकेशन, सब चीजें हम देखते हैं। बट फिर भी जानना जरूरी था कि इट इज समथिंग कॉल्ड एज पुश और पुल। इट हैज द टेंडेंसी टू चेंज द स्टेट ऑफ इनर्शिया। ये सारे को मिलाओगे तो इनर्शिया की स्टेट को चेंज कर सकता है। ठीक है, अभी इनर्शिया क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, बट अभी देखो फोर्स इज समथिंग दैट हैज एन कैपेबिलिटी टू चेंज द स्टेट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी रिजिड बॉडी पार्टी। अब देखो हम बार बार रिपीटेड चीजें यूज करेंगे, कभी बोलेंगे पार्टिकल, कभी बोलेंगे रिजिड बॉडी, कभी बोलेंगे ऑब्जेक्ट, कभी बोलेंगे बॉडी, कभी बोलेंगे ब्लॉक। तो ये सब चीजें एक ही चीज को रेफर कर रही हैं, रिजिड बॉडी को। क्यों? डिफॉर्म नहीं हो रहा, डिफॉर्म होगा हमारा मैकेनिक्स में जाके, इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में, उससे पहले कुछ भी डिफॉर्म नहीं हो रहा, सब कुछ रिजिड बॉडी है। तो अगर हम पार्टिकल की बात करते हैं तो इसका मतलब पार्टिकल ही है वो है। और अगर किसी बॉक्स की बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं तो हम उसके बारे में जब उसको देखेंगे तो हम ऐसा देखेंगे कि वी आर टॉकिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट थिंग। सेंटर ऑफ मास के बारे में हम लोग वैल्यूज, क्या हो गया यार, सेंटर ऑफ मास के बारे में वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। अब फोर्स के बारे में हमने जान लिया, फोर्स ये होता है। फोर्स की यूनिट देखो, ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है, कैपिटल एन आएगा यहाँ पे। न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया, उनके नाम पे एन से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए कैपिटल एन आता है। सीजीएस यूनिट इज समथिंग कॉल्ड एज डाइन, डाइन होगा, इसका कन्वर्जन देखेंगे बाद में। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों है?
क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ये सेकंड लॉ है, पहले भी हम इसको देख चुके हैं बट अब सेकंड लॉ में दोबारा रिविजिट करके इसी चीज को देखेंगे। तो क्योंकि ये एक मल्टीप्लिकेशन है किसका, एक स्केलर क्वांटिटी का और एक वेक्टर का, तो फाइनली आएगा एक वेक्टर। तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसकी वजह से हम कह सकते हैं इट शुड हैव सम डायरेक्शन, इट शुड हैव सम मैग्नीट्यूड एंड इट शुड ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर एल्जेब्रा, वेक्टर एल्जेब्रा या वेक्टर एडिशन के लॉज को फॉलो करे। तो यही तीन प्रॉपर्टी क्या थी व्हेन वी वर डिस्कसिंग वेक्टर्स। तो वेक्टर में तीन प्रॉपर्टी थी कि दे शुड हैव डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड दे शुड ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये तीन अगर किसी में गुण है तो उसी को बोलते हैं वेक्टर। तो क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है तो डायरेक्शन भी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए एंड इट शुड सेटिस्फाई द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब ये बिल्कुल वाहियात सी बात है, इसको देखो। एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट या ईच बॉडी इज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। हर एक ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी है क्या, कि वो रेस्ट में चला जाए। ठीक है, जैसे बिल्ले की है ना, बिल्ला क्या कर रहा है, चल रहा है फिर एकदम से गिर जा रहा है। तो अभी हमारी भी नेचुरल टेंडेंसी, क्योंकि रात हो रही है तो हमारी सबकी नेचुरल टेंडेंसी ऐसी हो रही है इस बिल्ले जैसी। पर एरिस्टोटल ने इस प्रोस्पेक्टिव में नहीं कहा था, उन्होंने थोड़ा अलग कहा था। ही सेड कि कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, वो खुद से रेस्ट में आ जाना चाहेगा, यानी किसी मोशन में था अपने आप से रेस्ट में आ जाएगा। अगर आपको उसको मूव करते रहना है तो यू हैव टू कंटिन्यूअसली अप्लाई द फोर्स। तो इन्होंने ये कहा था, बट ये गलत बात है, ये गलत बात है। ये क्यों गलत बात है, जैसे ही फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे पता चल जाएगा। तो अभी के लिए याद रखो, एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कुछ कुछ ऐसी बात कही थी कि यार कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूवमेंट में है ना, तो आपको अगर उसको मोशन करते रहना तो कंटिन्यूअसली फोर्स लगाते रहना पड़ेगा, जैसे ही फोर्स हटा लोगे तो वो खुद से रेस्ट में आ जाएगा। तो ये बात गलत है। पर ये गलत क्यों है हम आगे देखेंगे इसको। अब फोर्स जान गए, एरिस्टोटल ने क्या कहा ये जान गए। अब इनर्शिया, इनर्शिया को जान लेते हैं। क्यों, क्योंकि फोर्स वाज समथिंग दैट वाज चेंजिंग इनर्शिया, यानी इनर्शिया को चेंज करने की पॉसिबिलिटी फोर्स में थी। तो इनर्शिया जान लेते हैं, व्हाट इज इनर्शिया। इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी, यानी खुद की ये इनहेरेंट मतलब क्या होता है, समाई हुई या उसकी गुण धर्म बोलते हैं ना। जैसे कि मीठे का गुण धर्म क्या है, स्वीटनेस। मिर्च का क्या है, तीखा होना, है ना। आंवले का क्या है, खट्टा होना। हमारा क्या है, आदमी का क्या है, कि अच्छा काम करना, दूसरों के लिए अपने जीवन को जीना, अच्छे अच्छे काम करना, सामाजिक कार्य करना। तो दैट इज अवर प्रॉपर्टी। तो इसी प्रकार से क्या है, इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी, यानी अंदर समाई हुई प्रॉपर्टी। ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे इसमें। इनहेरेंट में सबको पता है कि व्हाट इज इनहेरेंट, इट इज प्रॉपर्टी। चाहे इस शब्द को हटा भी दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, बॉडी का मतलब है कि मास, मास की एक प्रॉपर्टी है। मास मतलब समथिंग दैट इज मैटर, बाय विच इट कैन नॉट चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट। जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं कर सकता, या फिर यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इन दोनों में से। यानी कि एक तो या तो होगा स्टेट ऑफ रेस्ट हो, या फिर यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन हो। इनमें से कोई भी परिस्थिति में होगा तो वो खुद से चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं स्टेट इनर्शिया। मतलब क्या हुआ, सीधे शब्दों में बताता हूँ। चलते हुए ऑब्जेक्ट चलते ही रहना पसंद करेंगे, रुके हुए ऑब्जेक्ट रुके ही रहना पसंद करेंगे, बस। ठीक है, एरिस्टोटल ने क्या कहा था, चलते हुए ऑब्जेक्ट खुद से रुक जाएंगे, नहीं, गलत बात। फर्स्ट लॉ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ही बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ इनर्शिया को, कि जो बॉडीज हैं मोशन में है तो दे विल टेंड टू बी इन मोशन। The bodies which are at rest, they will tend to be at rest unless there is an unbalanced external force applied on it। ठीक है, इसके बारे में बहुत डिटेल में अगली स्लाइड में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए देखो, यू विल नाउ यू विल नॉट वेक अप टिल योर मोम स्कोल्ड्स यू। जब तक आपकी मम्मी आपको डांट न दे तब तक आप नहीं उठते हो। तो दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लेजीनेस। तो ये ऐसा एक्चुअली कोई लॉ नहीं होता, जस्ट आपको समझाने के लिए बोला कि दिस इज कॉल्ड एज लेजीनेस। तो आपके आलस है ना, तो आलस की वजह से आप भी अपना इनर्शिया मेंटेन करते हो सब लोग, और फिर क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, बस 5 मिनट, होता है ना ऐसा। यस सर। अच्छा यस सर। कितने बच्चे हैं यस जितने, सर। कितने बच्चे हैं जितने डांट खा के उठते हैं सुबह सुबह, हाथ हैंड रेज करो। सर मैं हाँ, सर सब मैं लोग तुरंत आती हूँ। सब एक जैसे ही है। ठीक है, कुछ बच्चों का पांच यस मिनट सर। ये 5 मिनट कितने देर में जाके पूरा होता है भाई, किसी का 1 घंटे में हो जाता है, किसी का आधे घंटे, सर। किसी का दो सर घंटे में। मेरा 2 घंटे में। यस। तो ये स्थिति कहाँ से आई हमारी, दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ लेजीनेस। क्योंकि हम सोए हैं, सोए रहना चाहते हैं, तो इसलिए हम लेजीनेस का लॉ यस फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखो कि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो चलते रहना पसंद करेगा, रुका है तो रुके रहना पसंद करेगा। ठीक है,
अब टाइप ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अब ये डीप डिटेल में देख रहे हैं कि इनर्शिया जो था वो बॉडी की प्रॉपर्टी थी अपने स्टेट ऑफ मोशन को होल्ड करने की। अब उसमें देखो क्या हो सकता है, यानी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये क्या है कि रुके हुए ऑब्जेक्ट रुके ही रहना पसंद करेंगे जब तक उन पे बाहर से कोई फोर्स ना लगा दिया जाए। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, when the object when the passenger moves backward, जब कोई अब बस में बैठे हो या किसी गाड़ी में बैठे हो और अचानक रेल में बैठे हो, अगर ट्रेन में बैठे हो तो एकदम से ट्रेन चलना स्टार्ट करती है, एकदम से बस स्टार्ट करती है, तो आपको पीछे की साइड झटका लगता है, यानी आप पीछे की साइड Yes, धकेले जाते हो। yes, दैट इज व्हाट, कि आपकी बॉडी जो है, आपका शरीर जो है, दैट वाज ट्राइंग टू कंजर्व द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी आप रेस्ट पे थे तो रेस्ट पे ही रहना चाहते थे, बट बस ने क्या किया, बस ने ट्रेन ने आपको क्या किया, आगे पुल किया, तो पुल करने की वजह से आपके बॉडी ने थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाया और फिर धीरे धीरे एक्सेलरेट कर गए। तो दैट वाज नथिंग बट लॉ ऑफ इनर्शिया, रेस्ट ऑफ सॉरी इनर्शिया ऑफ रेस्ट, लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं, रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलेंगे इसको। दूसरा हो सकता है yes, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन में देखो, जैसे जिराफ है, ब्रेक लगेगा तो इसकी गर्दन आगे मुड़ रही है, क्यों, क्योंकि ये मोशन में था, द कंप्लीट सिस्टम वाज इन द स्टेट ऑफ क्या बोलते हैं इसको, मोशन। तो मोशन में था, अचानक से ब्रेक लगे तो वो अपना मोशन को होल्ड करना चाह रहा था, तो ड्यू टू दैट थिंग इसको आगे झटका लग गया। तो ये मोशन में था, मोशन में ही रहना चाहता था, तो दैट वाज इनर्शिया ऑफ मोशन। और थर्ड हो सकता है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मान लो ये गाड़ी है, ये स्ट्रेट में मूव करेगी, इसकी नेचुरल टेंडेंसी है कि ऐसे सीधा सीधा जाएगी, बट इफ यू वांट टू मेक इट अ टर्न, अगर उसको मोड़ना चाहते हो या फिर स्ट्रेट लाइन में नहीं चलाना चाहते, तो देन यू हैव टू अप्लाई द फोर्सेस, इससे परपेंडिकुलर फोर्स लगाना पड़ेगा, उसी डायरेक्शन में ये मुड़ जाएगी। तो इन ये क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉरी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोलेंगे इसको। अब इसका थोड़ा एग्जांपल बताता हूँ। मानो आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, तो yes, साइकिल की रफ्तार जैसे जैसे बढ़ रही है, जैसे जैसे आपकी साइकिल स्पीड गेन कर रही है, उतना ही उसको मोड़ना डिफिकल्ट होता जा रहा है ना, एकदम से नहीं मोड़ पाओगे। मान लो ढलान पे जा रही है साइकिल और ऐसे एकदम स्पीड इतनी होगी तो एकदम नहीं मोड़ पा रहे उसको, तो क्यों, क्योंकि दैट वाज ट्राइंग टू कंजर्व इट्स स्ट्रेट लाइन मोशन। तो आपको जितनी तेज होगी उतना ही उसमें इनर्शिया होगा, उतना आपको मोड़ने में ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी, तो दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये तीन तरीके हैं इनर्शिया को कंजर्व करने के किसी ऑब्जेक्ट को। अगर आपको इनर्शिया चेंज करना है तो यू हैव टू अप्लाई फोर्स। इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, यानी रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, उसको चलाना है तो क्या करो, फोर्स लगाओ। चलता हुआ ऑब्जेक्ट है, उसको रोकना है तो क्या करो, फोर्स लगाओ। स्ट्रेट लाइन में मोशन में था ऑब्जेक्ट, अगर उसको मोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। टू चेंज द स्टेट ऑफ yes, इनर्शिया, स्टेट ऑफ इनर्शिया को अगर चेंज करना है तो आपको लगाना पड़ेगा बाहर से अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। तो इट शुड बी अप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड, इट शुड बी अनबैलेंस्ड ऑल्सो। तो ये सारी चीजें बार बार आएंगी, समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं हम एक्चुअल फंडा पे। हमने देख लिया फोर्स क्या है, हमने देख लिया इनर्शिया क्या है, हमने देख लिया उसके आसपास की सारी चीजें, एरिस्टोटल ने क्या कहा था वो सब चीजें, ठीक है। अब आते हैं अपने बेसिक तीन लॉज पे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो देखो अभी एक बार क्वालिटेटिव आइडिया दे देता हूँ कि हम यहाँ पे क्या स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट लॉ बात करता है कि इट टॉक्स, तीनों के तीनों फोर्स के बारे में बात करेंगे। देखो ये भी फोर्स के बारे में कर रहा है, ये भी फोर्स के बारे में कर रहा है, और ये भी फोर्स के बारे में कर रहा है। क्यों, क्योंकि अभी हम भाई डायनामिक्स स्टार्ट कर चुके हैं, मतलब हम वी आर कंसर्न अबाउट द कोजेज ऑफ मोशन, की जिसकी वजह से मोशन हो रहा है, तो इसलिए ये तीन लॉ आए। फर्स्ट लॉ टॉक्स अबाउट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ फोर्स। ये आपको क्वालिटेटिव एस्पेक्ट मतलब कि ऐसा बताएगा कि फोर्स नाम की कोई चीज होती है, बस इतना। सेकंड बताएगा ऑफर्स द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ फोर्स, ये बताएगा कि अगर कितना मोशन में चेंज करना है तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी आपको 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना है, मान लो फिर 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, तो कितना फोर्स लगाए रखोगे कितनी देर के लिए, तो वो रुक जाएगा। दैट इज क्वालिटेटिव। भाई आप नंबर्स में बात करते हो, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी, और उसी को बोलते हैं क्वांटिटेटिव। तो ये क्या करता है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की बात करता है। फर्स्ट बताते हैं क्वालिटेटिव की फोर्स नाम की कोई चीज होती है, सेकंड बोलता है कि कितना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, और थर्ड बोलता है कि फोर्सेस इन नेचर विल नेवर एग्जिस्ट अलोन। हमेशा जो है ना, कभी भी अकेला फोर्स नहीं पाया जाएगा, फोर्स हमेशा पेयर्स में पाया जाएगा। तो दैट इज व्हाट थर्ड लॉ बात करेगा। अब एक एक करके इन सबको देखेंगे, ठीक है। सर्वप्रथम फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इसलिए हमने इनर्शिया भी पढ़ा बेटा, कि इनर्शिया को चेंज करने के लिए यू हैव टू अप्लाई फोर्स, यही बोलता है फर्स्ट लॉ। फॉर्मल डेफिनेशन देखो, a body at rest or uniform motion will continue to be at rest or in uniform motion until and unless a net external force is applied. yes, sir. रुकी हुई बॉडी रुके ही रहना चाहेगी,
यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या कि मोशन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी एक ही वेलोसिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो रुका हुआ ऑब्जेक्ट रुके ही रहना चाहेगा। यूनिफॉर्म मोशन एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता हुआ ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलते रहना चाहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर आप बाहर से लगने वाला कोई फोर्स नहीं अप्लाई करते। Yes, sir. देयर शुड बी अनबैलेंस्ड, देयर शुड बी एक्सटर्नल। तो बाहर से लगेगा फोर्स और अनबैलेंस होना चाहिए। ठीक है, अभी देखो इसका अनबैलेंस का मतलब क्या है, मैं थोड़ा बताता हूँ आपको कि अनबैलेंस से हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ये एक बॉक्स है जी, ठीक है, इसको बोल दिया मास एम। अब मैं Yes, इस sir. पे इस साइड से लगा रहा हूँ 30 न्यूटन फोर्स, सब लोग ध्यान से देखना। और उससे जस्ट अपोजिट उसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग लगा दिया मैंने 30 न्यूटन फिर से इधर फोर्स। तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? यस और नो? No, sir. नहीं करेगा ये मूव। क्यों बेटा? एक साइड से 30 लगा दिया, दूसरे से भी 30, तो रुक गया, है ना, कैंसिल आउट हो गए। Yes, sir. तो यही हुआ कि अब इस पे फोर्सेस तो लग रहे हैं बट अनबैलेंस है क्या? नहीं, क्योंकि 30 इधर से लगा, 30 इधर से, दोनों ने बैलेंस आउट कर दिया एक दूसरे को। अगर मैं बोलता ये 80 न्यूटन है, 30 हो जाए, ये वाला 80 हो गया, तो फिर क्या करेंगे? नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स विल बी 80 माइनस Yes. 30, दैट विल बी 50 न्यूटन। अब 50 न्यूटन हो गया मतलब कि अनबैलेंस्ड फोर्स है। बाहर से लगने वाले एक तो 80 था, एक 30 था, बट अनबैलेंस कितना हुआ? 50। यानी एफ नेट, नेट फोर्स बोलो या अनबैलेंस फोर्स बोलो, बाहर से 50 न्यूटन लग रहा है। तो अब चेंज हो जाएगा ये, अब ये मूव करने लगेगा। अब अंदर से फीलिंग आ रही है ना कि 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो मूव करेगा। बस वही है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कि रुके हुए ऑब्जेक्ट रुके रहना चाहेंगे, चलते हुए ऑब्जेक्ट चलते ही रहना चाहेंगे जब तक कि बाहर से कोई उनपे अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हुआ? ये बॉल थी, इसको किक करोगे, पहले रेस्ट पे थी, किक किया तो मोशन में आ जाएगी। भाई किक करने से फोर्स लगाया ना आपने उस पर, पहले मोशन में थी, उड़ रही थी, फिर आके नेट में टकरा गई तो नेट ने उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया तो रुक गई। यानी चलान ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में करना है तो फोर्स लगाओ, चलते ऑब्जेक्ट को रोकना है तो फोर्स लगाओ। दिस इज व्हाट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन टॉक्स अबाउट। पहला लॉ इसी के बारे में बात करता है। Yes, sir. अब एक चीज और देख लेते, नहीं इसको नहीं देखेंगे, लीनियर मोमेंटम है, इसको नहीं देखेंगे क्योंकि लीनियर मोमेंटम पढ़ने के बाद हमें सेकंड लॉ भी पढ़ना पड़ेगा। तो अभी तक जिनको डाउट है वो डाउट वाउट पूछ लो, ठीक है, अभी इसके रिगार्डिंग हो, पेपर के रिगार्डिंग हो, जो भी है पूछ लो।